Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी तैयारी को साइकोलॉजी के 30 एमसीक्यूज 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे सिलेबस से लेकर आया हूं टेस्ट नंबर 28 के रूप में। मित्रों, आज का टेस्ट 30 क्वेश्चन हैं, आप कर देना 20 करके बता देना। इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, इतना शानदार टेस्ट ये मिलेगा। मैं इस टेस्ट को मेगा टेस्ट में शामिल कर रहा था, लेकिन इसको अलग से ही ले रहा हूँ 30 क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। यकीन मानिए, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग ना आए तो चैनल को छोड़ देना साथियों। तो चलिए अच्छे से देखेंगे, समझते हुए करेंगे। व्यवहारिकता पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लेवल 1 और 2 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, समझना, सोचना, देखना और फिर आंसर देना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा रूप आनुवांशिकता से संबंधित कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। मित्रों, पूरे 30 क्वेश्चन एक बार देख के जाना। जितने भी आपने टेस्ट किए हैं उन सभी में ये हाई लेवल है, सभी में। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर देखिएगा। आनुवांशिकता की बात की जा रही है, आनुवांशिकता की। तो चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तियों का समूह के प्रति अभिवृत्ति और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीनों ही चीजें वातावरण से भी पूर्णतः प्रभावित होती है साथियों। लेकिन जो आंखों का रंग है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका परिणाम है? आनुवांशिकता का मित्रों। ये वातावरण से प्रभावित नहीं है, इसलिए पहले क्वेश्चन में पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर है। जैसा थंबनेल बनाया था वैसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों। बिल्कुल आपको लाजवाब क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का व्यवहार किसको दर्शाता है? रूढ़िबद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, मनोवैज्ञानिकता चिंतन को और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को। तो मित्रों, शिक्षक है, लड़कियों से क्या कह रहा है कि खेलो कूदो मत, सिलाई बुनाई करो। तो ये क्या है? ये तो साफ साफ पक्षपात हो गया लड़के और लड़कियों में। रूढ़िबद्ध व्यवहार इसको कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्धता। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो मित्रों, तीसरा क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 को। जब छोटे बच्चे के पैर को तलवे को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैर की अंगुलियों को मोड़ना शुरू कर देता है, तो उसे कहते हैं रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो और उपरोक्त सभी। तो साथियों, उसको बेबिंस्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबिंस्की कहा जाता है। जब आप छोटे बच्चे के पैर के तलवे को छूते हो तो वो हाथ पैर की अंगुलियों को मोड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन लिया था मैंने। तीसरे क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। ब्रिजेज के अनुसार सबसे अंत में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अब ऐसा नहीं है कि आपके अनुसार बता दो, बताना किसके अनुसार है? ब्रिजेज के अनुसार। हर्ष की, भय की, दुख की और आनंद की। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में राइट आंसर देखिए, सबसे अंत में या सबसे लास्ट में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू ब्रिजेज? तो मित्रों, ब्रिजेज ने बताया है कि बालक के अंदर सबसे अंत में हर्ष संवेग उत्पन्न होता है। कौन सा? हर्ष। दिए गए विकल्पों में से मित्रों, भय और दुख ये बहुत ही जल्द उत्पन्न हो जाते हैं। आनंद और हर्ष
साथियों दोनों ही उन्होंने हर्ष शब्द का प्रयोग किया है, आनंद का नहीं, इसलिए प्रथम विकल्प ही सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 4 में। रीट लगाओगे तो दूसरों को भी आप मान सकते हो, बट फर्स्ट चॉइस इज योर फर्स्ट आंसर। तो साथियों प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था और मध्य प्रौढ़ावस्था। तो मित्रों प्रश्न पूछ रहा है अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, इसका प्रसार कौन सी अवस्था में होगा? साथियों एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत याद आया? कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन का संबंध वहीं से है। तो मित्रों अहम बनाम भूमिका द्वंद्व एरिक्सन ने बताई है 12 से 18 मतलब किशोर अवस्था के बीच में। प्रथम विकल्प सही है मित्रों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 6 के मेक किनन के अनुसार जो बालक दूसरों से मिलने से झिझकता है तथा उसमें भय पैदा हो जाता है कौन सा है? प्रत्याहार बालक, सावधान बालक, हीन बालक और समरूपता बालक। देखिएगा के मैकिनन के अनुसार पूछा है कि वह बालक जो दूसरों से मिलने से झिझक रहा है, तो उसको आप सावधान बालक तो कहोगे नहीं, क्योंकि दूसरे से मिलने में झिझकना ये तो गलत है। उसको समरूपता बालक भी इन्होंने नहीं कहा है, हीन बालक भी नहीं कहा है, बल्कि ऐसे बालक को इन्होंने नाम दिया है साथियों प्रत्याहार बालक। क्या नाम दिया है? प्रत्याहार बालक। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? विकल्पों को देखिएगा, अनुकूलन, आत्मसातकरण, शेपिंग और स्थानीकरण। तो मित्रों कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं बताई है? उस प्रक्रिया का नाम बताइएगा। मित्रों अनुकूलन बिल्कुल बताया है, आत्मसातकरण बताया है, स्थानीकरण बताया है। जीन पियाजे के हमने एक दिन 50 क्वेश्चन किए थे साथियों, सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया था मैंने, लेकिन शेपिंग जैसी कोई चीज़ जीन पियाजे के द्वारा नहीं बताई गई है। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन मित्रों समझ के आंसर दीजिएगा 8वें क्वेश्चन का। अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है? कौन सी विशेषता अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की है? विकल्प 1 अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना और अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। मित्रों प्रश्न नंबर 8 में राइट आंसर बताइएगा। निर्मितवादी उपागम की विशेषता जो है वो ही आपका आंसर रहेगा साथियों। तो मित्रों ये संज्ञान पर बल देना, सूचना प्रक्रम पर बल देना, ये चीजें नहीं है, बल्कि अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना, ये सामाजिक निर्मितवादी उपागम की प्रमुख विशेषता है। क्योंकि सामाजिक निर्मितवाद की बात की जा रही है, ओनली निर्मितवाद की बात नहीं की जा रही है। निर्मितवाद कैसा है? सामाजिक है। क्योंकि समाज में एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ा जाता है, तो सामाजिक निर्मितवादी उपागम भी यही कहता है कि दूसरों के सहयोग पर बल दो अधिगम के लिए। तो मित्रों तीसरा विकल्प आपका कोई डाउट नहीं बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन मित्रों, कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा चरण नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और उपयुक्त सभी। तो मित्रों पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में एक बालक खुद के नैतिक नियमों का निर्माण करने लग जाता है। कन्वेंशनल स्टेज में एक बालक समाज के नियमों पर आधारित नैतिकता का प्रदर्शन करता है।
लेकिन प्री कन्वेंशनल स्टेज में नैतिक गुण बालक में नहीं पाए जाते हैं साथियों, अनुपस्थिति होती है। यदि वो कोई नैतिक कार्य भी करता है तो या तो वो दंड से या प्रलोभन से करेगा मित्रों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। आशा करता हूं टेस्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, आशा करता हूं साथियों, इतनी तो आशा है मुझे आपसे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी प्रकार की आपकी एग्जाम में रहने वाली है। अधिगम व परिपक्वता के संबंध में सही कथन है। पहला कथन देखिएगा, यदि मानव लिखा था, मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। वंशक्रम संभाव्य क्षमता के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकता है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों के बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मित्रों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए गलत करोगे क्वेश्चन। आप पहली बार पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को, तो दूसरी बार पढ़ रहे हो तो भी गलत कर सकते हो, तीसरी चौथी 5 कई बार पढ़ चुके हो तो फिर आज एक यूं है किस क्वेश्चन को आप सही कर दोगे। तो मित्रों 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम विकल्प। क्यों बताता हूं। अधिगम और परिपक्वता के बीच में संबंध पूछा गया है, सही कथन पूछा है। तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते, क्योंकि परिपक्वता तो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन क्या परिपक्वता के बाद में मानव विकास नहीं होता है। विकास का मतलब शारीरिक रूप से वृद्धि होना तो है नहीं, अन्य सभी प्रकार की क्षमताओं का बढ़ना विकास के अंतर्गत आ जाता है साथियों। तो ये अधिगम और परिपक्वता के बीच में बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि ये परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलती है लेकिन अधिगम हमेशा चलता रहता है परिपक्व होने के बाद भी। प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर साथियों। 11वां क्वेश्चन मित्रों, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति और छपे हुए प्रश्नों को सीखने और याद करने में कठिनाइयां। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, इसकी विशेषता नहीं है। मित्रों अब होता क्या है, हमने पढ़ा है कि भाई डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने से संबंधित विकार होता है, लेकिन क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। फिर आप क्या करोगे कि भाई लिखने की धीमी गति ये तो लेखन संबंधी विकार हो गया, तो हम इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, तो आपका ये आंसर आप लगा दोगे। बिल्कुल मित्रों, आप इसको अगर इस तरह से करते हो तो आप क्वेश्चन को गलत कर चुके हो, क्योंकि प्रश्न में राइट आंसर है दूसरा विकल्प। कैसे है मित्रों, आया हुआ क्वेश्चन है, माना हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं वही माना गया है। और उनका तर्क था कि डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार का प्रकार है जिसमें बिल्कुल पठन से संबंधित निर्योग्यता होती है, लेकिन उन बालकों की वो अधिगम निर्योग्य बालक है तो लिखने की धीमी गति भी होती है, किंतु सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। उनको इतना तो पता होता है कि ये सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ है, और वो जिस हाथ का प्रयोग करता है उसी का करेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा से लिखता है तो उल्टा से लिखने लग जाएगा, कोई वो निश्चय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। तो साथियों ये इसकी विशेषता नहीं है। आपका दूसरा ही विकल्प यहां पर सही है। 11वें क्वेश्चन में ओनली दूसरा विकल्प। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, लेकिन नहीं मित्रों, दूसरा ही रहेगा। प्रश्न नंबर 12, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित करता है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बंडूरा का अवलोकन अधिगम सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो मित्रों
देखिए यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग है। संपूर्ण सामग्री को छोटे छोटे खंड में विभक्त करना। एक नियम होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो साथियों ऐसा ही सीखने का एक नियम दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। जो अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत है, जो सूत्र है, वो किस नियम पर आधारित है? थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है। तो साथियों इस प्रकार आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। मित्रों 13वां क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, और उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाना गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में यूं नहीं कह सकते कि निर्योग्यता ज़्यादा होती है, लेकिन साथियों उन बच्चों में पाए जाते हैं जिनको जो अभिभावक है, यदि वो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है तो हो सकता है उनके बच्चों में भी वो समस्या उत्पन्न हो जाए। तीसरा विकल्प 13वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, डेविड आसुबेल के अनुसार पूर्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम, वाचिक अधिगम, आत्मसातकरण और स्कीमा। तो जो डेविड आसुबेल ने बताया है वो बताना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है खुद का। तो मित्रों देखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहेंगे डेविड आसुबेल के अनुसार? साथियों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके शाब्दिक अधिगम। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका राइट आंसर आत्मसातकरण है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक कारण देता हूँ। नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि पूर्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करना तो आत्मसातकरण कहलाता है, लेकिन साथियों बात की जा रही है डेविड आसुबेल के अनुसार। तो डेविड आसुबेल ने शाब्दिक अधिगम दिया है, अतः ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अधिगम में ही रहेगी। आप खुद के अनुसार इस चीज़ को नहीं बदल सकते, इसलिए प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। मैंने आपको सिर्फ एक ही कारण आसुबेल बताया है, क्योंकि इन्होंने शाब्दिक अधिगम के ऊपर जोर दिया है, न कि आत्मसातकरण के ऊपर। तो इसलिए प्रथम ही विकल्प प्रश्न नंबर 14 में सही है। बाकी आप मानना चाहते हो तीसरा तो वो अलग बात है, लेकिन वो गलत माना जाएगा एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। महेश रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अध्यापक पद को प्राप्त करना चाहता है, अतः महेश ने अपना संपूर्ण ध्यान रीट परीक्षा पर केंद्रित किया तथा रीट के संबंध में ही गहन और जटिल चिंतन को काम में लिया। यह प्रक्रिया कौन सी है? तार्किक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। तो मित्रों सृजनात्मक चिंतन में तो कुछ नवीन किया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोषों को देखा जाता है। देखिएगा यहां पर महेश ने संपूर्ण ध्यान रीट परीक्षा पर केंद्रित किया था साथियों, और रीट के संबंध में गहन और जटिल चिंतन काम में लिया। तो गहन और जटिल चिंतन ये आता है तार्किक चिंतन के अंतर्गत। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्न में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? एक परिभाषा ऐसी मिलेगी जो बुद्धि की नहीं होगी साथियों। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, और राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है। तो मित्रों देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता भी है बुद्धि, बिल्कुल सही है। जीवन की जो नवीन परिस्थितियां हैं उसमें सामंजस्य करने की व्यक्ति की जो योग्यता है उसको भी बुद्धि कहते हैं। लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति, इसको आप बुद्धि नहीं कह सकते हो साथियों। इसको बुद्धि की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा विकल्प 16वें क्वेश्चन में आपका सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर।
मित्रों प्रश्न नंबर 17 इधर मिलेगा आपको, देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च बुद्धि लब्धि है, इसलिए उच्च शैक्षिक लब्धि है, इसलिए उच्च सांवेगिक लब्धि है, इसलिए और उच्च आध्यात्मिक लब्धि है, इसलिए। बताइएगा मित्रों, कुछ लोग आसानी से नए लोगों के साथ समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनकी उच्च सांवेगिक बुद्धि है। मित्रों की क्या है? उनकी उच्च सांवेगिक बुद्धि। ऐसा सांवेगिक बुद्धि के कारण ही होता है। कई बार देखा होगा आपने, इंटेलिजेंट है बंदा, खूब बुद्धि है, लेकिन नए लोगों के सामने वो कुछ ज़्यादा न तो बोलता है, उनके साथ घुल मिल नहीं पाता है क्योंकि उसमें सांवेगिक बुद्धि कम होती है। यहाँ तीसरा विकल्प है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्वयं अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और सजीवों के विभेदन करने की क्षमता। संवेगिक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? तो मित्रों संवेगों का प्रबंधन करना संवेगात्मक बुद्धि है, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, इनका संबंध कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि से है। लेकिन विभेदन करने की क्षमता सजीवों को, कि ये सजीव है ये निर्जीव है, संवेग से सांवेगिक बुद्धि से करते हैं क्या? नहीं, बुद्धि से करते हैं, वो सांवेगिक नहीं होती है। यहां आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 पर। निम्न में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन का निर्माण करना, ब्लॉक को छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़े को जोड़ना और सरल गणित समस्याओं को हल करना। तो निष्पादन परीक्षण क्या होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट। मित्रों परफॉर्मेंस टेस्ट में कुछ कार्य दिए जाते हैं बुद्धि के आधार पर पूर्ण करने को, कार्य जिसको करने होते हैं। तो घन का निर्माण करना, ब्लॉक का छेद फिट करना, चित्रों के टुकड़े को जोड़ना, ये परफॉर्मेंस में है। लेकिन सरल गणितीय समस्याओं को हल करना ये तो वाचिक में हो गया, सॉरी ये तो शाब्दिक में हो गया साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 20 पर। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। रुकावट को नष्ट करना या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और अनिर्णय। मित्रों अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष तरीका कौन सा नहीं है? तो रुकावट को नष्ट करना, दूसरा रास्ता निकालना, ये दोनों तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि प्रत्यक्ष है। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये भी प्रत्यक्ष है। लेकिन अनिर्णय में काहे का कौन सी समस्या सुलझ रही है साथियों? अनिर्णय में थोड़ी समस्या सुलझ रही है। अंतर्द्वंद कम होगा क्या इससे? नहीं होगा मित्रों, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 21, जब व्यक्ति असफलता, दुख व पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण और दमन। तो बलपूर्वक भूलने का प्रयास किया जा रहा है, बलपूर्वक भूलने का प्रयास, तो फिर मतलब हम उन चीजों को दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं साथियों। उसका चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 21 में। लास्ट 3-4 क्वेश्चन में तो चौथा ही चौथा आ रहा है मित्रों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब चौथे जो चौथा ही विकल्प है वही सही रहेगा। देख करके समझ करके आंसर देना है आपको। तो प्रश्न नंबर 22, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व इस बात को ध्यान में रखे तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को प्रकट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना और बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो प्रेरणा का महत्व बताना है आपको।
प्रलोभन देकर प्रतिद्वंद्विता पैदा करोगे, ये प्रेरणा का महत्व है क्या? नहीं बताओ आप, है क्या? नहीं है साथियों ये। इसलिए तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में। देखिएगा, पहला विकल्प है कार्य के लक्ष्य को प्रकट करना, कि आपका ये लक्ष्य है, कार्य कर रहे हो ये, तो लक्ष्य क्या है उसको प्रकट करना। सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, ये चीजें तो प्रेरणा का महत्व बता रही है, लेकिन तीसरा विकल्प महत्व नहीं बता रहा है साथियों। इसलिए तीसरा ही सही है 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर मित्रों। 23वां क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है 23 क्वेश्चन में। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, सफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, और बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो मित्रों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब ये नहीं है कि सफलता से बचो आप, सफलता से बचते थोड़ी है, सफलता तो प्राप्त करते हैं। 25 अप्रैल को जो हमें करनी है ऐसी सफलता। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार क्यों करें भाई? खुद को दोषी मानेंगे अगर हम 25 अप्रैल को सफल नहीं हुए। हमारे अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा है, और अगर 25 अप्रैल को सफल नहीं हुए तो इसका दोष कोई और के ऊपर आप नहीं डोल सकते, इसका आप खुद जिम्मेदार रहोगे इसके लिए। तो यह होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। समान रूप से स्वीकार कतई नहीं किया जाता है, बल्कि राइट आंसर है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। हमें पता है कि बहुत बड़ी चुनौती है 15 लाख में से 31,000 में सिलेक्शन लेना, लेकिन इसमें हम डटे हुए हैं और हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे साथियों। विकल्प 1 सही है 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण, हमारी सुखानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बिना तृप्ति करना। देखिएगा साथियों, सुखानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों को परवाह किए बिना तृप्ति करते हो, तो ये तो इड है। क्या है ये? इड, कि खुद की इच्छा पूरी हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, कैसे भी मिले वो चीज, ये तो इड है। अतृप्त इच्छाओं का भंडारण भी इड है। नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, ये सुपर ईगो है। लेकिन इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका अहम निभाता है साथियों। दूसरा विकल्प सही है 24 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। साथियों, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसको जरूर दबा दीजिए मित्रों, क्योंकि देखा है कि 50% लोग तो वो है जिन्होंने चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। जाने क्यों? उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, बाकी पूरी हेल्प मेरी तरफ से आपको मिलेगी। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? इदम, अहम, पराहम और लिम्बाइडी। तो मित्रों, लिम्बाइडी जैसी तो मैंने कोई चीज ही नहीं पढ़ी ऐसी, तो ये तो गलत है बिल्कुल 25वें में। लेकिन वास्तविकता के नियम पर आधारित है और तार्किक रूप से नियंत्रित होता है। वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है आपका ईगो, आपका अहम। सुपर ईगो तो नैतिकता पर आधारित होता है साथियों। अगर आपने इसमें सुपर ईगो पढ़ रखा है तो गलत, अहम ही सही है 25 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है? शिक्षण अधिगम में मनोवैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्थित प्रयुक्त, शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला, सामान्यकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, और छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास। 26 में बताइएगा कौन सा आंसर सही है साथियों। देखिएगा 26 में प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? थोड़ा ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, इधर उधर मूड ले जाओगे गारंटी नहीं, समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन ही, उत्तर तो दूर हो जाएगा बताने में। इसीलिए तो कहा था कि टॉप लेवल के क्वेश्चन है साथियों, गारंटी दूंगा इस लेवल से अगर हाई लेवल आपके आ जाए तो एग्जाम में।
देखिए 26 में कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है। कौन मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वो चीज है जो शिक्षा शास्त्र की अवधारणा से अलग है। तो शिक्षा शास्त्र की अवधारणा कहती है कि शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रयुक्त किया जाए, बिल्कुल कहती है शिक्षा शास्त्र ऐसा। शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला, ये भी बिल्कुल है। लेकिन सामान्यकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, ऐसा कोई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा में वर्णित नहीं किया गया है साथियों। सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, सामान्यकरण, ये चीज इसमें नहीं आती है। 26 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 27। समझिएगा क्वेश्चन को, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन गलत है। इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है। विकल्पों को देखिएगा, समझो आप प्रश्न को, याद आएंगी ये बातें 25 अप्रैल के बाद में। इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है और यह दैनिक समस्याओं का समाधान में सहायक होता है। मित्रों 27 में राइट आंसर, तो देखिएगा 27 में कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, बिल्कुल। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों के द्वारा ही किया जाता है। परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता करता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। जो परिणाम है उसका प्रयोग भी कौन करेगा, शोधकर्ता ही करेगा। कौन सा सही रहेगा 27 में, दूसरा या चौथा। तो मित्रों देखिएगा, यह दैनिक समस्याओं का समाधान भी करता है लेकिन परिणामों का सामान्यीकरण इसमें नहीं किया जाता है। 27 में सेकंड विकल्प है सही साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 28 पर। आरटी 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण, विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल और अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25। तो मित्रों आरटी 2009 में कौन सी बात नहीं बताई गई है। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के बारे में बताया गया है। निजी विद्यालयों में जो कमजोर वर्ग के बालक हैं उनको 25% आरक्षण दिया जाएगा सीटों पर, जिनकी फीस सरकार वहन करेगी। विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल दिया गया कि विद्यालय पूर्व ही बालकों को शिक्षा मिले, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह ऐसी चीज़ें इसमें बनाई गई। लेकिन अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25 थोड़ी है, 1:25 थोड़ी है, अलग अलग है। 1:35 है, 1:40 है, अलग अलग छात्र संख्या पर अलग अलग। 1:30 भी है, लेकिन छात्र संख्या बढ़ती है तो 40 कर देते हैं। पीएस यूपीएस दोनों अलग अलग है। चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर, 29वां क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपका चौथा विकल्प सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों प्रश्न नंबर 29। इधर मिलेगा आपको बिल्कुल ये 29। एनसीएप 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, भाषा अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित होती है और बालक हमेशा सकारात्मक भाषा को काम में लेता है। इस क्वेश्चन को तो मैं करा चुका हूं पहले भी। भाषा अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित होती है, यूं नहीं है कि कक्षा तक ही सीमित रहेगी भाषा की कक्षा तक। हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा सीख रहे हो, तो क्या हिंदी और सब्जेक्टों में नहीं आती है। सामाजिक है, विज्ञान है, संस्कृत तो खैर संस्कृत में आती है, बट प्रयोग तो उसमें भी हिंदी का होता है। अन्य बहुत सारी, इंग्लिश भी है तो उसमें भी हिंदी का प्रयोग। तो साथियों अन्य कक्षाओं की भाषा, अन्य जो क्लासें हैं अन्य विषयों की, वहां पर भी बिल्कुल भाषा की उपस्थिति होती है। तीसरा विकल्प 29 में सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लाइक करना नहीं भूले, अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके जाए कैसा लगा, कितने कर पाए आप, कितने क्वेश्चन सही हुए आपसे, हमें जरूर बता कर जाए। डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा साथियों। हो सकता है किसी 1-2 प्रश्न में डाउट हो आपको कि नहीं सर इसका तो ये है, तो बिल्कुल उसको हम जरूर रिप्लाई करेंगे उसका। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम हुआ क्वेश्चन, सीखना आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा था। स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक। तो आदत ज्ञान और अभिवृत्तियां बराबर अधिगम या सीखना, क्रो एंड क्रो। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो मित्रों
ये थे आज के साइकोलॉजी के क्वेश्चन। बताइएगा कैसे लगे। 28 टेस्ट में ले चुका हूं मित्रों। ऐसे ही टेस्ट आएंगे अब ब्रॉड डेली आपके अन्य सब्जेक्टों के भी, इसलिए तैयारी में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतना है, नहीं बरतना है ढिलाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।